जय हिंद दोस्तों। आज हम पढ़ने वाले हैं श्वसन तंत्र। दोस्तों, ये श्वसन तंत्र क्या है? श्वसन तंत्र ये सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है और ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक यही है बायोलॉजी का। तो दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखिए और चैनल लास्ट तक बने रहिएगा। तो दोस्तों, चलिए बताते हैं श्वसन तंत्र क्या है। श्वसन तंत्र एक ऐसा वो है जिसके बगैर हम नहीं रह सकते। अब आज में हम सोचते हैं कि हम सांस कैसे लेते हैं, तो हमने देखा होगा हम मुंह से या नाक से सांस लेते हैं। तो ये हमारे सिर्फ क्या है, एक रास्ता है। क्या है? एक रास्ता है सांस लेने का। ठीक है, वो रास्ते क्या है? जैसे ये हमारी नाक है, ये हमारा रास्ता है, क्योंकि हम नाक बंद करेंगे तो मुंह से सांस ले सकते हैं, मुंह बंद करेंगे तो नाक से सांस ले सकते हैं। तो ये दोनों क्या है, एक रास्ते है सांस लेने के। ठीक है, सांस लेने के रास्ते। तो हम अब आपका सवाल ये है कि हम सांस किससे लेते हैं? तो हम जो सांस लेते हैं ना, तो हम फेफड़ों से सांस लेते हैं। किससे? फेफड़ों से सांस लेते हैं। हमारे जो सांस लेने में जो भी हम सांस लेते हैं, जैसे कैसे हम सांस लेते हैं, तो हम फेफड़ों से ही सांस लेते हैं। ठीक है, लंग्स से, जिन्हें हम लंग्स भी बोलते हैं इंग्लिश में। तो चलिए हम पढ़ते हैं इसके बारे में। तो दोस्तों देखते हैं पहले तो ये ऑक्सीकरण, श्वसन तंत्र। श्वसन तंत्र मतलब अब ऑक्सीकरण, इसमें क्या होती है सारी? ऑक्सीकरण मतलब कि ऑक्सीजन का रोल होता है सारा, क्योंकि हम ऑक्सीजन ही लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं। ठीक है, तो ऑक्सीकरण। और ऊर्जा त्वचा। दोस्तों, जब हमारे अंदर जितनी हम ऑक्सीजन लेंगे उतनी हमारे अंदर ऊर्जा बनी रहेगी और त्वचा में गर्मी बनी रहेगी, नरमी बनी रहेगी। ठीक है, मतलब जितनी हम ऑक्सीजन लेंगे उतनी हमारे अंदर ऊर्जा बनी रहेगी और त्वचा में मतलब नमी और बढ़िया एनर्जी बनी रहेगी। ठीक है, और अपचाई क्रिया का क्या मतलब होता है? अपचाई, इसका मतलब होता है कैटाबॉलिक। कैटाबॉलिक मतलब होता है इसका अपचाई क्रिया का। हमारा श्वसन तंत्र का मतलब होता है कैटाबॉलिक। कैटाबॉलिक का मतलब क्या होता है? कैटाबॉलिक का मतलब वो होता है जो चीजों को तोड़ दे। ठीक है, तोड़ने का काम होता है कैटाबॉलिक और जोड़ने का काम होता है एनाबॉलिक। ठीक है, एनाबॉलिक। तो चलिए यह अपचाई क्रिया। और इतना समझ में आ गया आपके? इतना समझ में आ गया हो तो बताओ। तो चलिए अब पढ़ते हैं श्वसन के अंग, मतलब श्वसन तंत्र के अंग, मतलब जिससे हम सांस लेते हैं। जो सांस लेने वाले जीव हैं, स्तनधारी जितने भी हैं और जितने भी जीव जंतु है जो भी सांस लेते हैं पृथ्वी पर, जो भी आइए हम उसके बारे में पढ़ते हैं। वो किस तरीके से सांस लेते हैं, किस प्रकार से सांस लेते हैं, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो चलिए, तो हमारे जो श्वसन अंग है, श्वसन अंग का क्या होता है? सबसे पहला आ गया हम स्तनधारी। स्तनधारी मतलब फेफड़ा। हम जो स्तनधारी जितने भी दूध पिलाने वाले होते हैं, दूध पिलाते हैं, सब स्तनधारी होते हैं। ठीक है, तो ये कहीं से सांस लेते हैं? फेफड़ों से सांस लेते हैं, लंग्स से सांस लेते हैं। किससे? फेफड़ों से। बोलेंगे तो लंग्स से सांस लेते हैं। ठीक है, और दोस्तों एक बात हमेशा ध्यान रखना आप भी, कि स्तनधारी सिर्फ महिलाएं नहीं होती। हमेशा माना जाता है कि महिला स्तनधारी हो, पुरुष भी स्तनधारी होता है, पर पुरुष के अंदर ग्रंथियां, स्तन ग्रंथियां नहीं पाई जाती। क्या नहीं पाई जाती? स्तन ग्रंथियां नहीं पाई जाती। महिला के अंदर स्तन ग्रंथियां पाई जाती है, पुरुष के अंदर स्तन ग्रंथियां नहीं पाई जाती, जिस कारण वो उसके स्तन वैसे के वैसे रहते हैं जैसे कि पैदा हुआ था, जब मतलब जन्म के समय हुए थे वैसे ही उसके स्तन लेते हैं। तो इस कारण उसके अंदर ग्रंथियां नहीं पाई जाती, तो उसके स्तन की ग्रोथ नहीं हो पाती। ठीक है, हमेशा इस चीज का ध्यान रखना। और ग्रोथ होना कब से शुरू होती है? जब महिलाएं 12 साल की होने लगती है। ठीक है, जब बच्ची 12 साल की होने लगती है, तब से स्तनों में उनकी ग्रंथियां मतलब ग्रोथ होनी चालू हो जाती है। ये
ग्रंथियां काम करना शुरू कर देती है। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। तो हम किससे सांस लेते हैं? स्तनधारी किससे सांस लेता है? फेफड़ों से। ठीक है, फेफड़ों से सांस लेता है, लंग से सांस लेता है। कीट किससे? कीट एकदम श्वास नली से सांस लेते हैं। किससे? श्वास नली से सांस लेते हैं कीट। कीट श्वास नली हमारी कौन सी होती है? वो यहीं से सांस ले लेते हैं, यहाँ से देख सकते हैं। हमारी जो श्वास नली है यहीं से, इसे हम ग्रेसनी भी बोलते हैं, तो यहीं से वे सांस ले लेते हैं कीट। एकदम जो कीट कीड़े वो होते हैं ये यहीं से सांस ले लेते हैं। देखा ना होगा हमने, टिड्डा हुआ, मकोड़ा हुआ, चींटी हुई, जो भी ये यहीं से सांस लेते हैं कीट ये। ठीक है, इस चीज का हमेशा ध्यान रखना। किससे? इन्हें क्या बोलते हैं इंग्लिश में? ट्रेकिया। किससे? ट्रेकिया, इन्हें बोलते हैं ट्रेकिया। अब दोस्तों मेंढक, अब हम मेंढक के बारे में पढ़ते हैं। मेंढक त्वचा से भी सांस लेता है अपने। मेंढक का बहुत अहम रोल है सांस लेने में, श्वसन में। दोस्तों मेंढक जो त्वचा से भी सांस ले सकता है और अपनी फेफड़ों से भी सांस ले सकता है और अपने गिल से भी सांस लेता है, इनसे गलफत से भी सांस ले सकता है। अब किस किस अवस्था में सांस लेता है ये बहुत जरूरी ध्यान में रखना और जानना भी बहुत जरूरी है कि किन अवस्था में कहाँ कैसे सांस लेता है। दोस्तों जब मेंढक का बच्चा होता है जिसे टेडपोल बोलते हैं, तो जब वो छोटा होता है तो वो उसका आकार एक मछली के तरह होता है। आपने देखा होगा जब बारिश पड़ती है तो थोड़े से जगह में जो पानी भर जाता है उसमें कुछ बच्चे दिखाई देते हैं, जिसे हम मेंढक सोल बोलते हैं। मेंढक सोल बोलते हैं ना, मेंढक सोल है तो मछली के आकार में होते हैं वे। तो वे देख रहे होंगे पानी में घूमते हैं, वे एकदम मछली की तरह पानी में घूमते हैं, तो उन्हें क्या बोलते हैं हम? मेंढक सोल। तो वो कैसे सांस लेते हैं? बिल्कुल मछली की तरह सांस लेते हैं। तो मछली अपने गिल से सांस लेती है, गलफट से सांस लेती है, वैसे ही मेंढक के बच्चे टेडपोल, जिन्हें टेडपोल बोलते हैं, वो भी यहीं से सांस लेते हैं, गलफट से सांस लेते हैं। ठीक है, इस चीज का हमेशा ध्यान रखना। और मेंढक त्वचा में कब सांस लेता है, त्वचा से कब सांस लेता है और फेफड़ों से कब सांस लेता है, ये भी मैं आपको बताऊं। तो दोस्तों जब मेंढक जब बच्चा होता है जब तो वो तो पानी में सांस लेगा। ठीक है, पानी में गिल से सांस लेगा अपने। और जब बड़ा हो जाता है तो जब पानी के बाहर होता है तो वो अपने फेफड़ों से सांस लेता है। किससे? अपने फेफड़ों से सांस लेने लगता है जब वो बड़ा हो जाता है। और जैसे ही बरसात एकदम समाप्त हो जाती है और मेंढक जब जमीन के अंदर घुस जाता है, धरती के अंदर, तो वो किससे सांस लेता है? अपनी त्वचा से सांस लेता है, स्किन से सांस लेता है। ठीक है, तो मेंढक की 3 अवस्था होगी सांस लेने की, ऑक्सीजन लेने की। पहला, मेंढक त्वचा से सांस लेता है, मतलब जब टेडपोल छोटा होता है तो गिल्स, इसे गिल्स बोलते हैं, इंग्लिश में गिल्स बोलते हैं, और उर्दू में गल्फर बोलते हैं, और हिंदी में क्या बोलते हैं? इसे क्लोम बोलते हैं, क्लोम भी बोलेंगे इसे, क्लोम। ठीक है, हिंदी में क्या बोलेंगे? इसे क्लोम भी बोलेंगे, हमेशा ध्यान रखना। ठीक है, इसे गिल्स को, जो यहाँ होते हैं ये गिल्स गल्फर होते हैं जो मछली के होते हैं, इसे क्लोम भी बोलते हैं। ठीक है, और गल्फर बोलते हैं उर्दू का शब्द है ये, इस चीज का भी ध्यान रखना। जलीय जीव भी किससे सांस लेते हैं? गिल से, मतलब क्लोम से सांस लेते हैं। जलीय जीव में बहुत सारे, तो मछली हो गई और मेंढक हो गए, मेंढक भी इसमें आ गया। हाँ जी, बहुत सारी चीजें इसमें आ गई है जो इससे सांस लेती है अपनी गिल से। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया होगा आपके। ठीक है, जो कि इतना समझ में आ गया होगा। जब इसे अक्षय क्रिया क्या बोलते हैं हम? कैटाबोलिक अक्षय क्रिया को कैटाबोलिक बोलते हैं। और इसे श्वसन अंग कौन कौन से होते हैं? स्तनधारी में फेफड़ा से हम सांस लेते हैं स्तनधारी, और कीट श्वास नली से सांस लेते हैं, मतलब ट्रेकिया से, मतलब डायरेक्ट यहाँ से सांस लेते हैं वे। और मेंढक त्वचा से भी सांस ले सकता है और फेफड़ों से भी सांस लेता है। और मेंढक का बच्चा जो होता है जिसे टेडपोल बोलते हैं, वो गिल्स यानी क्लोम से सांस लेता है। ठीक है, इतनी बात आपकी समझ में आई। चलिए अब बढ़ते हैं हम इसके, हम कितने परसेंट सांस लेते हैं, कितना परसेंट हम छोड़ते हैं, इस चीज पर भी हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों ये है श्वास मतलब इसे ब्रीदिंग भी बोलते हैं। श्वास को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? ब्रीदिंग। इसे क्या बोलेंगे? श्वास। ठीक है, और अंदर लेना
मतलब बाहर छोड़ना, अंदर लेना एकदम बाहर छोड़ना। चलिए इसके बारे में बताना। निश्वसन, निश्वसन का मतलब होता है, निश्वसन का मतलब अंदर खींचना, अंदर खींचना। निश्वसन का मतलब होता है अंदर खींचना। और निहि निश्वसन, निश्वसन मतलब बाहर छोड़ना। अब इंग्लिश में तो हम कहें इंप्रेशन, और बाहर छोड़ेंगे तो एक्सप्रेशन, मतलब एक्सप्रेशन मतलब एक्सपायरेशन, एक्सपायरेंस मतलब हम एक्सपायर कर रहे हैं उसे। और निफ्रेशन कर रहे हैं मतलब अंदर की ओर। ठीक है, इस चीज का हमेशा ध्यान रखना। दो हिंदी वालों को दिक्कत हो सकती है, हिंदी वालों को क्या, निश्वसन और अंदर लेंगे तो निश्वसन, और बाहर छोड़ेंगे तो निश्वसन, मतलब नी मतलब ये संस्कृत का वर्ड बन जाएगा, और दो ये बंदे बिंदे लग जाएंगे। ठीक है, हमेशा इस चीज का ध्यान रखना। और दोस्तों चलिए अब हम बताते हैं कि हम ऑक्सीजन किस किस अवस्था में लेते हैं, कितनी मात्रा में लेते हैं, और कितनी मात्रा में हम ऑक्सीजन को छोड़ते हैं, बाहर निकालते हैं। दोस्तों हाँ, सबसे पहले हमारे इन्वायरमेंट में, जो हमारे वातावरण में, प्रकृति में सबसे ज्यादा गैस कौन सी पाई जाती है? सबसे ज्यादा जो गैस पाई जाती है वो नाइट्रोजन पाई जाती है। ठीक है, कितनी पाई जाती है? नाइट्रोजन। और कितने परसेंट पाई जाती है? 78, मतलब 70%, 78%। ठीक है, 78% N2 मतलब नाइट्रोजन 78% पाई जाती है, मतलब 78% ये पाई जाती है। तो दोस्तों और ऑक्सीजन 21% पाई जाती है, 21%। और कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है 0.003%। ठीक है, मतलब 1% भी नहीं पाई जाती है। ठीक है, तो चलिए हम बताते हैं कि ये छोड़ेगी कितना, कितना छोड़ती है। तो ये छोड़ती है, ये नाइट्रोजन तो छोड़ती है कितना? नाइट्रोजन छोड़ती है 78%, मतलब ये लेती भी 78% है, छोड़ती भी 78% है, मतलब 78% छोड़ती है, 78% लेती है। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। और दोस्तों बस 4% का हेर फेर है, और जो कि ऑक्सीजन हम 21% लेते हैं, और 17% हम छोड़ते हैं। ठीक है, वो 17% कैसे, कहाँ रुक जाती है, और कैसे हम उसे हम 4% को कैसे हम यूज करते हैं, वो भी मैं बताता हूँ। ठीक है, मतलब ऑक्सीजन को हम 21% लेंगे और 70% छोड़ देंगे। कितना? 70% छोड़ देंगे हम ऑक्सीजन को। अब कार्बन डाइऑक्साइड को आगे हम इसे 0.003% तो हम लेंगे, और कितना छोड़ेंगे? 4%। यहाँ आगे ये जो यहाँ 4% घट के यहाँ आगे हम कितना छोड़ेंगे? 4% कार्बन डाइऑक्साइड को हम इसे छोड़ देंगे। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना हमेशा। जब हम इसे छोड़ देंगे तो ये वैसे तो 6% होता है, पर आप इसे 4% ही याद कीजिएगा, क्योंकि पेपर में हमेशा एग्जाम में 4% ही मालूम किया जाता है, 6% नहीं किया जाता। ठीक है, तो दोस्तों आपको ये इतनी क्लास आपको समझ में आ गई, ये हमारा पहला पार्ट था। और चलिए उम्मीद करता हूँ मैं आपको कि वो आगे भी और दूसरा पार्ट इसका बहुत जल्दी आ जाएगा, तो इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और वो पूरा चैप्टर एकदम कंप्लीट क्लास में आएगा, कंप्लीट चैप्टर आएगा, आपको किसी भी प्रकार की उसमें प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए मिलते हैं अगले एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।